कल हम बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग समझें कि सिंधु घाटी सभ्यता दरअसल इंडस या इंडिजिनस था, देसी था, वो कहीं बाहर से नहीं आया था, ना तो बाहर के लोगों के द्वारा। ये बात हम लोग कर रहे थे। इसमें उसको अलग अलग फेजेस में हम लोग समझने की कोशिश किए कि कैसे वो अलग अलग फेजेस में डेवलप हुआ था। तो शायद हम लोग उसको 5 फेजेस में डिस्क्राइब करने की कोशिश किए थे कि कैसे उनका जीवन क्रमबद्ध तरीके से या क्रोनोलॉजिकली चेंज होता गया, परिवर्तित होता गया, और फाइनली एक ऐसा समय आया कि वो पतन भी हो गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गया। डिक्लाइन करने का मतलब ये नहीं है कि वो सारे लोग मर गए या खत्म हो गए, मतलब वो जो उनकी आइडेंटिटी थी, वो जो उनकी ग्लोबल पहचान था, वो खत्म हो गया। तो ग्लोबल पहचान क्या था, क्यों विश्व में जाना जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्यों इतना महत्व दिया जाता है, वो बात हम लोग आगे करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या किए थे, कितने फेजेस के बारे में चर्चा किए थे, कितने फेजेस पे चर्चा कर चुके थे। उसके बाद फिर हम लोग वो उन सारी बातों पर फोकस करेंगे जिससे इसका ग्लोबल आइडेंटिटी बना था, एक वैश्विक पहचान बना था। तो फेजेस के बारे में बताएंगे आप लोग कहां तक किए थे। किस चरण की बात किए थे, कोई बात। 3rd चरण कंप्लीट हो गया था, क्या क्या उसमें। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट है 4th स्टेज। तो 4th स्टेज का में क्या क्या हुआ वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। 4था चरण या 4th स्टेज या फेज। 4था चरण की जब आप बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इस समय कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए होंगे या कुछ इस तरह के चेंज हुए होंगे जो पीक को रिप्रेजेंट करता होगा, यानी कि सिविलाइजेशन अपने पीक पर पहुंच गया था। तो क्या था, तो इस समय स्क्रिप्ट डेवलप हो गया था, लिपि का विकास हो गया था, हड़प्पन लिपि, जो आज तक से पढ़ा नहीं गया है। याद रखो, कोई भी सिविलाइजेशन या कोई भी सभ्यता परमानेंट तभी होती है जब वो अपना स्क्रिप्ट डेवलप कर लेती है, यानी कि लिपि का विकास कर लेती है। अदरवाइज वो क्षणिक होती है, टेम्पोररी होती है, और वो खत्म जल्दी हो जाती है अगर उसका स्क्रिप्ट अपना ना हो तो। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने लिपियों का विकास कर लिया था। इसी समय जो हमको अनोखी बात दिखती है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है अर्बनाइजेशन या शहरीकरण, नगरीकरण या अर्बनाइजेशन। भारत का पहला अर्बनाइजेशन इसी समय हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। याद रखना, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि भारत में पहली बार नगरों का उदय या शहरों का उदय कब से हुआ, तो इसी समय हुआ। दूसरी बात, इसी समय बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाने लगे, 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत बनने लगी। तब बड़े बड़े बिल्डिंग या भवन का निर्माण। शुरू हो गया। तीसरी बात, इसी समय, चौथी बात, इसी समय इंडस वैली सिविलाइजेशन अब एग्रो बेस्ड सिविलाइजेशन ना हो करके ट्रेड एंड कॉमर्स, हाँ बोलो, भवन निर्माण शुरू हो गया, बिल्डिंग बनने लगा, 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत बनने लगा, जो आज हम लोग देखते हैं अपार्टमेंट टाइप का बिल्डिंग इस समय बनने लगा। वो भी पकी हुई ईंटों का, आग में पकाया हुआ ईंटों का से बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो गया। इससे पर अब खत्म, जमाना खत्म। अब 2 मंजिला मकान बनेगा और 3 मंजिला मकान बनेगा, और वो सब कुछ, सारे फैसिलिटीज जो मॉडर्न सोसाइटी में आपको मिलता है, अपार्टमेंट में मिलता है, वो सारे सर्विसेज अब यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। इसीलिए विश्व में ये जाना जाता है, सभ्यता को इतना पहचान मिला है। ठीक है, तो
लिपि का विकास हो गया। मोहर, मोहर मोहर दरअसल स्टाम्प की तरह था। मोहर, मोहर का मतलब ये नहीं था कि ये कॉइन था, सिक्का था या करेंसी था। ये मोहर एक स्टाम्प था। जैसे आप देखे होंगे सरकार अपनी स्टाम्प मारती है किसी चीज पे, तो अब स्याही से मारती है। तो पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था कि मिट्टी का, पकाई हुई मिट्टी पर या कच्ची मिट्टी पर एक निशान लगाया जाता था और उसको पका दिया जाता था, वो मोहर कहलाता था। विशेष करके ये सेल खड़ी का बना होता था। सेल खड़ी एक मिट्टी है, रॉक है वो, सेल खड़ी, सेल खड़ी KHARI, सेल खड़ी का मोहर। मोहर एक तरह से स्टाम्प है। ये प्रयोग में होने लगा। इसका ये क्या था, तो ये दरअसल एक तरह से अथॉरिटी दिखाता था, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता था। जैसे मान लो मेरे पास कोई गुड्स है या कोई प्रोडक्ट है या कोई भी बाई प्रोडक्ट है, जो कुछ भी उत्पादन है हम किसी को दे रहे हैं या भेज रहे हैं, देन वो किसका है कैसे पता चलेगा? तो बंदा उस पर मुहर लगाता था अपना, उससे उसका पहचान होता था कि ये फलना व्यक्ति का है। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। लेन देन अभी कैश वैश का, करेंसी का कोई जमाना नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इस समय भी बार्टर सिस्टम है, विनिमय व्यवस्था है। आप हमको गेहूं दीजिए, उसके बदले में चावल दीजिए। इस गिव एंड टेक कल्चर है, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं या विनिमय प्रणाली कहते हैं, वो इस समय था। तो ये जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज में बाकी जो 3 स्टेज में होता था वो तो हो ही रहा है, लेकिन चौथा स्टेज में ये कुछ तरह के एक्टिविटी या इनिशिएटिव शुरू हो गया, पहल शुरू हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो इसकी एक अपनी अलग पहचान थी, जो इससे पहले कहीं देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो शहर है वो प्रॉपर तरीके से सेटल्ड शहर है। कैसे सेटल्ड है ये हम लोग बाद में बात करेंगे, जब इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये चौथा स्टेज में ये कुछ अनोखी विशेषताएं इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने लगता है। और ये विशेष करके टाइम है लगभग 2300 BC से लेकर के और लगभग 1700 BC तक ये सिचुएशन रहता है। उसके बाद ये डिक्लाइन शुरू हो जाता है, पतन की ओर चले जाता है। तो 2300 से लेकर के 1700 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पहुंच जाती है। यानी 3500 से BC, 3500 BC से शुरू करें। किसी को कुछ बोलना है? बोलो। ये सवाल कौन पूछ रहा है? अच्छा, तो ये तुम लोग बता दो भाई, तुम लोग को तो पता होगा ना। उसका फुल फॉर्म बताओ इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम का है ना। वेरी गुड। कौन बताया बच्चा? है कौन जवाब दे रहा है? वाह रमेश, रमेश एकदम याद करके रख लिया। ठीक है, ये ऑफ क्लास बता देना। ठीक है, इसको बाद में आराम से डिस्कस कर लेना। ठीक है, ये सब जो है वो आराम से वो बता देना, टाइम वेस्ट मत करो। तो ये हुआ बात, हम लोग बात किए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पहुंच गया। आप विभास लेट से ज्वाइन किए हो, इसीलिए कुछ फंडामेंटल हमको पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। उस पर हम लोग बाद में किसी दिन आराम से कर लेंगे, या फिर आप इन लोगों से डिस्कस कर लेना। तुम लोग के पास जो है ना वो थोड़ा सा शेयर कर दो विभास को, देख लेगा आपने। हाँ, या आपने ऑफ क्लास में डिस्कस कर लेना। बहुत कुछ है, थोड़ा देख लेना एक बार विभास। तो क्या, हाँ, 5th स्टेज की हम बात करें, 5वां चरण की बात, या 5th फेज की बात करें। अब ये जो 5th फेज है ये डिक्लाइन पीरियड है। सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर चल देता है। जैसे हम लोग बात किए थे कि हर एक कल्चर या हर एक फैशन या हर एक दौर आता है एक चीज का, उसके बाद वो डिक्लाइन होने लगता है।
इकोनॉमी में इसको बूम स्वम बूम कहा जाता है। इसी तरह से लाइफ में भी आपका देखिएगा तो हार्ट का जो स्फेग्नोमीटर है उसमें दिखाया जाता है ऐसे 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 ऐसे। तो ये ऊपर नीचे का प्रकृति का बनाया हुआ सिस्टम है, दिस सिस्टम मेड बाय नेचर। ये नेचर का ही सिस्टम है, कोई चीज जाता है फिर आता है फिर जाता है आता है। देन अब जो फिफ्थ स्टेज है वो डिक्लाइन का फेज है, किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब क्या होगा? तब इस चरण में क्या होगा कि लोग अब शहर को छोड़ भूल जाएंगे, शहर अब इनका खत्म हो गया। अब धीरे धीरे फिर वो ग्रामीण संस्कृति या रूरल कल्चर में कन्वर्ट होने लगे। तो पांचवा चरण में रूरल कल्चर फिर से आ गया या ग्रामीण संस्कृति फिर से आ गया। अब वो जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट था इनका, जो हम लोग आगे बात करेंगे कि कहीं भी चले जाओ इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ही प्रकार का ईंट, एक ही प्रकार का स्केल, एक ही प्रकार का वेट करने वाला बटखरा, एक ही तरह का तराजू, एक ही तरह का स्क्रिप्ट, ये सब जो था, जो यूनिटी था या एक तरह का यूनिक आइडेंटिटी था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। जैसे पूरे हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि आप कहीं भी चले जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता का किसी भी क्षेत्र में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, सब जगह एक ही समान पैमाना मिलेगा। 1 किलो का वजन जहां अगर हड़प्पा में 1000 ग्राम होगा, देन मोहनजोदड़ो में भी 1000 ग्राम ही होगा। यहाँ तक कि सुकागेंडोर में चले जाओ, वहां भी उतना ही होगा, लोथल में भी उतना ही होगा, दैमाबाद में भी उतना ही होगा। इतना यूनिटी था उनका। तो यूनिटी फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे खत्म होने लगा, यानी कि एक तरह का जो आइडेंटिटी था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा पांचवें चरण में आते आते। तो ग्रामीण संस्कृति, दूसरा सांस्कृतिक या कल्चरल यूनिटी, एकीकरण का अभाव हो गया, लेक ऑफ कल्चरल यूनिटी, वो खत्म होने लगा। कल्चर का मतलब बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कल्चर, ये हम लोग बाद में बात कर चुके, पहले भी कर चुके हैं क्या होता है कल्चर, फिर भी थोड़ा सा समझ लो। कल्चर का मतलब है वो सारे प्रैक्टिसेस जो डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं, करते आ रहे थे, आ रहे हैं और करते रहेंगे। ऑल दिस आर कल्चर। वो सब प्रैक्टिसेस कल्चर है। गा रहे हैं वो भी कल्चर का हिस्सा है, आपका जो रिलीजन है वो भी कल्चर है, आप जो पढ़ रहे हैं वो भी कल्चर है, आप जो इनोवेट कर रहे हैं, खोज रहे हैं वो भी कल्चर है, सब कुछ कल्चर का हिस्सा है। ठीक है। तो कल्चरल एक सांस्कृतिक एकीकरण का अभाव अब शुरू हो जाता है। अब जो शहर था उसके जगह पे बड़े बड़े गांव बनने लगते हैं, शहर के जगह पे रूरल कल्चर फिर से शुरू हो जाता है। अब पहले जैसा बड़े बड़े शहर नहीं रह गए, बल्कि अब गांव बनने लगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो एक रूरल कल्चर से शुरू होते होते अर्बन कल्चर पहुंचा और फिर डिक्लाइन कर गया। इसके पीछे कारण क्या है? तो एक हम लोग का एक अलग टॉपिक है कि इसका पतन या डिक्लाइन कैसे हुआ, जो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये जो फेजेस बताए गए हैं फेयर सर्विस के द्वारा, इन फेजेस से हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को किसने बनाया या कौन से लोग थे, तो आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट आपका होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता दरअसल इंडिजिनस या देसी सभ्यता थी और ये कल्चरल डेवलपमेंट का परिणाम था, सांस्कृतिक विकास का परिणाम था, जिसमें कुछ प्रभाव बाहरी भी था। ऐसा नहीं था कि शुद्ध बाहरी था, इंपोर्टेड था, कुछ इन्फ्लुएंस था, लेकिन पूरी तरह से नहीं था। तो फाइनली कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंग्लिश में बोल देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता स्थानीय संस्कृति की क्रमिक विकास का परिणाम था, विकास का परिणाम था। इंडस वैली सिविलाइजेशन is the consequence of the indigenous culture
द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनस कल्चर। सिंधु घाटी सभ्यता देसी भारतीय संस्कृति के विकास का परिणाम था। एक लाइन में याद रखो कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थानीय या यहाँ का जो रीजनल कल्चर था उसका क्रमिक विकास का परिणाम था। ये आपका स्टेटमेंट होगा, यानी कि छोटे छोटे गांव से शुरू हुआ, बड़े बड़े गांव बने, फिर यही बड़े बड़े गांव टाउन बन गया या शहर बन गया, और फिर यही टाउन पतन होकर के गांव में कन्वर्ट हो गया। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे शहर बसते रहे, उजड़ते रहे। जैसे दिल्ली 7 बार बसा है और 7 बार उजड़ा है। कई ऐसे शहर हैं जो कभी बसता है उजड़ जाता है। कल्पना करो कोई शहर है जो किसी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, अब वो इंडस्ट्री खत्म हो गया, देन उसका क्या होगा, वो पतन हो जाएगा, लोग वहां से माइग्रेट कर जाएंगे, वहां का जो रौनक है, चमक धमक है, वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे फिर वो वीरान हो जाएगा, गांव की तरह हो जाएगा। सेम सिचुएशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्यों हुआ, इसके भी कई कारण हैं। अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स या अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट अपने अपने तरीके से देते हैं तर्क, जिसकी बात हम लास्ट में करेंगे कि कैसे पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, व्हाई इट्स डिक्लाइंड एंड हाउ इट्स डिक्लाइंड। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं कर रहे हम, दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली ये कहां पढ़ लिया तुम, 7 बार बसा 7 बार उजड़ा? नहीं, ये जो 3 शहर कालीबंगा, कोट दीजिए, ये सब जो शहर है ये प्री हड़प्पन पीरियड से लेट हड़प्पन पीरियड तक था। ये शहर गांव भी था, फिर शहर भी बना, फिर पतन होकर के गांव भी बना। यानी कि ये तीनों ही समय का आपको एविडेंस देता है। कोट दीजिए, कालीबंगा, ये सब शहर, ठीक है। ऐसा कोई शहर नहीं है जो 7 बार उजड़ा हो और 7 बार सिंधु घाटी सभ्यता का। हम तो आज तक से नहीं पढ़े हैं, पता नहीं तुम कहां से पढ़ लिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व में क्यों जाना जाता था, क्यों इतनी महत्व थी इसकी। तो इसकी बातों को समझने के लिए हमको इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ की जो अनोखी या यूनिक प्रैक्टिस था क्या क्या था। तो इसको हम समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता या कैरेक्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, विशेषता पे अब हम बात करते हैं। विशेषता का मतलब होता है वो कैरेक्टर जो उसमें इनबिल्ट है, समाहित है। जैसे आपकी विशेषता अलग हो सकती है, आपके दोस्त की अलग हो सकती है, आपके कजन का अलग हो सकता है, सबका अपना अपना विशेषता होता है। जैसे कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, सबका अपना अपना विशेषता होता है। तो सिंधु घाटी अपने किन विशेषताओं के लिए जाना जाता था? जो सबसे पहली इसकी विशेषता थी वो था टाउनशिप एंड टाउन प्लानिंग, नगरीकरण एवं नगरीय व्यवस्था, टाउन प्लानिंग या नगरीय योजना। ये बड़ी अनोखा था। यहां से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, ये पूरे दुनिया में अपने आप में अनोखा था इनका जो टाउन प्लानिंग था। जैसे आज हम लोग प्लान्ड सिटी या प्लान्ड टाउन को देखते हैं, वो सारे कैरेक्टर से रखते थे, इसीलिए इनको दुनिया में बहुत नाम मिला। इस समय के जितने भी सिविलाइजेशन था, जैसे कि मेसोपोटामिया का या सुमेरियन सभ्यता जिसको कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता, ये सब इनके सामने कुछ भी नहीं था इस मामले में, टाउन प्लानिंग के मामले में। इसीलिए उनको लगता था कि यार इतना ये कैसे डेवलप होगा, हम क्यों नहीं होगा। और यहाँ के जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो इस चीज को लेकर के चिंतित रहते थे। अब ये जो टाउन भी था सिंधु घाटी सभ्यता में, 4 प्रकार का टाउन था। एक था वो जो कैपिटल सिटी था जिसको कह सकते हैं। अब यहाँ के टाउन को देखें तो ये 4 प्रकार का है। जैसे आज भी आपके यहाँ टाउन कई प्रकार का होता है। जैसे आपको पता है, कोई राजधानी वाला शहर होगा, कोई बंदरगाह शहर होगा, कोई औद्योगिक शहर होगा, कोई माइंस वाला शहर होगा, कोई टूरिस्ट टाउन होगा, कोई हिल टाउन होगा, कोई कोस्टल टाउन होगा। ऐसा सुने हैं आप लोग? सब टाउन का अपना अपना नेचर, अपना अपना कैरेक्टर।
कोई पिलग्रिम्स टाउन होगा, तीर्थ स्थल टाउन शहर होगा, है। सब अपना अलग अलग महत्व, अपना अपना अलग अलग। जैसे कि हम कल्पना करें कि अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर को किस टाउन में रखेंगे? इंडस्ट्रियल सिटी कहलाता है। धनबाद की कल्पना करें तो किस तरह का टाउन है? माइनिंग सिटी है। रांची की कल्पना करें तो किस तरह की टाउन है? कैपिटल सिटी नहीं। अगर हम नेतरहाट की बात करें तो क्या है वो? हिल स्टेशन है। आपके झारखंड में ही कई तरह के सिटी हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी 4 तरह के शहर हुआ करते थे। अब देखिए कितना अनोखी बात है उस समय की, आज से 2500 साल पहले, 2500 पहले और 22 इधर, मतलब लगभग 4700 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 4700 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में 4 तरह के शहर थे। कैपिटल सिटी, राजधानी शहर, इसमें मुख्यतः 2 नाम आता है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। ये दोनों को जुड़वा राजधानी कहा जाता था, ट्विंस कैपिटल कहा जाता था। एक सभ्यता का 2 राजधानी, जैसे आपके राज्य का भी 2 राजधानी है। कौन कौन सा है? आपके राज्य की 2 राजधानियां हैं अभी, जिसको एक को सब कैपिटल, वेरी गुड, हाँ, रांची और दुमका। इसी तरह से देश के भी 2 राजधानी है, एक है पॉलिटिकल कैपिटल, एक है इकोनॉमिकल कैपिटल, आर्थिक राजधानी। पॉलिटिकल कैपिटल इज दिल्ली एंड इकोनॉमिक कैपिटल इज कॉल्ड बॉम्बे या मुंबई, है। तो एक राजधानी शहर है, दूसरा पोर्ट सिटी है, बंदरगाह नगर। अब देखो बंदरगाह भी है यहाँ पे, पोर्ट सिटी, जैसे लोथल, सुतकागेनडोर, इस तरह के शहर है। ये बंदरगाह है, ये पोर्ट सिटी है, यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है आउट ऑफ इंडिया या दूसरे देशों में। इसी तरह से तीसरा है फ्रंटियर सिटी या सीमांत शहर, या आप बॉर्डर सिटी भी कह सकते हैं, फ्रंटियर सिटी या सीमांत सिटी, जो सीमांत नगर। और चौथा वो शहर है जो अभी भी गांव वाला कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, या आप कह सकते हो वो विलेज की तरह है, गांव। ये 4 प्रकार का शहर है इस समय। ठीक है। अब इस शहर के बारे में क्या जानना है हमको, तो कई ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जहां से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मिटाए विभास को समझ में आ रहा है? आज थोड़ा गर्मी कम है ना, आज गर्मी कम है तो मेरा दिमाग भी देखो सही काम कर रहा है। कल तो एकदम चौक हो गया था, अभी भी हालांकि गर्मी है। कल तो हम कैसे कैसे आप लोग से पढ़ाए हैं हम नहीं जानते, इतना गर्मी था कि। 1 मिनट थोड़ा सा। हेलो, ना अभी तो चलते बा, क्या मिले के बका? काल ना मिले के? काल मिले, हाँ ठीक बा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या था इस नगर के बारे में
क्यों इतना चर्चा में रहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटी या टाउन, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस नगर का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सिटी है उसके कुछ पैटर्न को देखते हैं। टाउन पैटर्न कैसा है, कैसे किस तरह का शहर दिखता है। सामान्यतः हम शहर की जब कल्पना करते हैं तो ऐसे देखते हैं कि कोई भी शहर या नगर है, टाउन है, तो बेतरतीब तरीके से बना होता है। यहाँ पे ग्राउंड है, यहीं पर घर है, यहीं पे शौचालय है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तुम्हारा रोड है, पतली सड़कें हैं। इस तरह से अव्यवस्थित तरीके की व्यवस्था मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बिना सोचे समझे इसको बसा दिया गया। जैसे पुरानी शहरें हैं, आपके देश की जैसे जो हिस्टोरिकल सिटी है, आप उनकी कल्पना कीजिए, जाकर के देखिए, बनारस में जाइए या और भी कोई शहर है, राजगीर जाइए, या झारखंड में तो ऐसा कोई शहर नहीं है जो बहुत पुराना है, तो झारखंड की नहीं, लेकिन यूपी बिहार में जाएंगे आप तो बहुत सारे शहर आपको दिखेंगे पुराने बेतरतीब तरीके से बसे हुए। जितने भी यूपी के शहर हैं अधिकतर, कैपिटल को छोड़ दिया जाए तो सब बेतरतीब तरीके से बने हैं, जैसे तैसे एकदम। कोई एक मकान यहाँ है तो एक मकान उधर है, बीच में दुकान है, तब इधर पब्लिक टॉयलेट है। मतलब कोई ये नहीं है, सेटलमेंट का कोई पैटर्न नहीं है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे ऐसे नहीं थे, वो पूरी तरह से ग्रिड सिस्टम पर बना हुआ था या जाल की तरह बना हुआ था। कैसे बना हुआ था? तो वो शतरंज का बोर्ड देखें आप लोग, शतरंज का बोर्ड, चेस बोर्ड देखे हैं ना, जस्ट एकदम चेस बोर्ड की तरह था। ऐसे था सब कुछ, एकदम मुख्य मार्ग या मेन रोड चौड़ा। ऐसे इन सारे मोहल्ले को, जो बड़े बड़े सोसाइटी होते हैं, जो बड़े बड़े डेवलप सिटी होता है, उस तरह से उनको जोड़ने के लिए ऐसे सड़क, फिर इनको मेन रोड से जोड़ने के लिए यहाँ से सड़क, इस तरह से एकदम बना हुआ है कि आप किसी भी, जैसे चंडीगढ़ में चले जाइए, जैसे जमशेदपुर में आकर के घूम लीजिए, आप लोग को अगर शहर देखना है, समझना है, तो ये सब प्लान सिटी है एकदम। सब कुछ आप भुलाएंगे नहीं। मेन रोड आप पकड़ के चले जाइए, पूरे सीना चीरते हुए शहर से निकल जाएंगे। और किसी दूसरे एरिया में जाना है तो मेन रोड से रास्ता एकदम चौड़ी कटी हुई है, आप उस रास्ता को पकड़िए, मोहल्ला एकदम गुजरते हुए निकल जाइए। कहीं भी आप इधर उधर से ये नहीं हो सकते। ये सेटलमेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मोहल्ला भी एकदम प्रॉपर तरीके से बनाया गया था। तो याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का शहर चेस बोर्ड की तरह था, शतरंज के बोर्ड की तरह। यह अपने आप में सवाल है, शतरंज के बोर्ड की तरह था। ये जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम की तरह था। जैसे नेट होता है ना, नेट, उसी तरह से ये डेवलप था। यहां पे जो आपको शहर मिलेगा या जो मोहल्ला मिलेगा, किसी भी शहर में आप चले जाएं तो वहां पे दो तरह का कॉलोनी था। जैसे आज भी आप अपने शहर में आएंगे तो कई तरह का कॉलोनी मिलेगा। जैसे अगर आप, हर एक शहर में अलग अलग होता है। जैसे किसी शहर में ये नॉर्थ एरिया है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब आपके यहाँ क्या होता है कि कोई एरिया है तो ये मान लो अच्छा एरिया है, ये बहुत डेवलप या पैसे वालों का एरिया है, तो यहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा बंगलो, डुप्लेक्स, इस तरह से मिलेगा, स्टोरी, ये सब मिलेगा एक एरिया में। आप शहर के जो पॉश इलाका है, जहाँ पे कॉरपोरेटर रहते हैं, पॉलिटिशियन रहते हैं, या इंटेलेक्चुअल रहते हैं, या एलिट रहता है, उसका एक अलग एरिया होगा। वहाँ पे आपको झुग्गी झोपड़ी नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको एक मंजिला मकान, दो मंजिला मकान वाले लोग, मोहल्ला बस्ती वाला नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट। यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, कहीं भी होगा, लेकिन एक तरफ होता है। फिर उसके बाद एक और मोहल्ला मिलेगा आपको मिडिल क्लास का, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो अपर मिडिल क्लास होगा। तो अपर मिडिल क्लास का जो सोसाइटी होगा, आज भी देखेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा, अपार्टमेंट,
क्या मिलेगा? 5 मंजिला 4 मंजिला इस तरह के मकान या फ्लैट सिस्टम यहां पर मिलेगा। अपर मिडिल क्लास। अब लोअर मिडिल क्लास में आ जाइए इधर, तो ये इधर मिलेगा आपको 2 मंजिला 3 मंजिला मकान, 1 मंजिला मकान। ये लोअर मिडिल क्लास का एरिया है। अब एक और शहर में मोहल्ला मिलेगा, एरिया मिलेगा, वो होगा जे कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, जहां पे बेतरतीब तरीके से लोग होंगे। न नाली का व्यवस्था होगा, न सड़क का, न पानी का, न बिजली का, कुछ भी नहीं। जैसे तैसे घर बना करके झोपड़ी डाल करके लोग गंदे मैले जैसे तैसे रहते हैं, वो भी मिलेगा आपको एक शहर में, हर एक शहर में मिलेगा। तो ये सिस्टम आपको आज भी दिखाई देता है और ये सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था। वहां पे 2 तरह से बांटा गया था, यहां 4 तरह से हो गया है, वहां पे 2 ही तरह का था। एक कॉमन मैन, दूसरा रूरल या फिर एलिट क्लास का सोसाइटी था। कोई भी शहर में चले जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वहां 2 तरह से शहर मिलेगा। एक ही शहर में 2 भागों में 2 तरह के लोग मिलेंगे। अगर आप आम आदमी हैं तो आप पूर्वी टीला में चले आइए, पूरब की ओर। अगर आप स्पेशल हैं, वीआईपी हैं, देन आपको पश्चिम में आना पड़ेगा। तो ये विशेषता है, क्या है वहां पे देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर का जो अनोखी विशेषता है, वो नगर मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ था, ईस्टर्न और वेस्टर्न, पूर्वी और पश्चिमी। याद रखिए, ये चेस बोर्ड की तरह था, ग्रिड सिस्टम में था, इसी तरह से शहर बना हुआ था। अब मान लो ये आपका एरिया है, आप इसको 2 भागों में, हिस्सों में बांट दिए हो। अब इसको आप कह रहे हो कि ये वेस्टर्न इलाका है, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न इलाका है। अब ये जो वेस्टर्न एरिया है, ये पूरी तरह से फोर्टिफाइड किया गया है, किलेबंद। ये ऊंचा जगह है, सबसे पहले तो ये ऊंचा जगह है, ये ऊंचा है, ये एरिया ऊंचा है। सिंधु घाटी सभ्यता के किसी नगर में जाओगे तो एक एरिया, पश्चिम का जो एरिया है, वेस्ट का जो एरिया है, वो ऊंचा मिलेगा इसके तुलना में। और ये ऊंचा एरिया को चारों तरफ से किलेबंद किया गया है, ऐसे ऐसे फोर्टिफिकेशन किया गया है, या सेफ्टी वॉल लगा दिया गया है, घेर दिया गया है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे शहर का अमीर तबका रहता था, रूलर क्लास रहता था, जो शासन करता था सिंधु घाटी सभ्यता के आम लोगों के ऊपर, जिसको कहा जाता था वेस्टर्न माउंट या पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का पश्चिमी टीला समाज का संपन्न वर्ग, होता था। क्या होता था? ये सामान्य जन के मोहल्ले से ऊंचा होता था, ऊंचे टीला पर चबूतरे की तरह स्थल होता था। जैसे आप देखेंगे गांव में या कहीं भी, तो कोई एरिया ऊंचा होता है, कोई डाउन होता है। आपको तो झारखंड में आराम से दिख जाएगा, हर एक जगह झारखंड तो इस तरह से है। तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेगा। ठीक है। सामान्यतः या जनरली पश्चिमी जो टीला होता था, जो माउंट होता था, वो फोर्टिफाइड होता था, किलाबंद होता था, सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता था, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटी का या टाउन का अमीर लोगों का वास था। और इधर कॉमन मैन रहता था, सामान्य लोग रहते थे, तो उनकी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती थी। बट लेकिन कुछ ऐसे शहर भी हैं जो पूरे शहर को ही फोर्टिफाई कर दिया गया है, किले बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि वहां पे रहने वाले सभी लोग महत्वपूर्ण थे, या वो इतना डेवलप हो गए थे
कि सबकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी अब प्रशासन के हाथ में, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में था। इसमें आप देखेंगे तो कालीबंगन, सबसे पहला कालीबंगन, कालीबंगन का जो निचला टाउन है ये भी फोर्टिफाइड। तो कौन कौन से शहर, पूरे शहर को ही, यानी निचला शहर, लोअर टाउन और अपर टाउन दोनों को ही फोर्टिफाई किया गया था, ये लिख लीजिए। सामान्यतः ये सिंधु घाटी सभ्यता के, अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर की विशेषता थी, हम लोग अभी सिर्फ टाउन का जो कैरेक्टर है उस पे बात कर रहे हैं कि क्या स्पेशलाइजेशन था या कौन से ऐसे कैरेक्टर थे जो ग्लोबल आइडेंटिटी रखता था, पूरे दुनिया में इसको जाना जाता था। तो वो अनोखी बातें कर रहे हैं हम लोग, जो चर्चा का विषय आज भी है। आज भी लोग हतप्रभ रह जाते हैं। ऐसी व्यवस्था उस समय कहीं भी नहीं थी सिवाय इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों के। तो उसमें पहली बात ये मिलता है हमको कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे सामान्य तो दो हिस्सों में बांटे हुए थे, एक वेस्टर्न जोन, एक ईस्टर्न जोन। वेस्टर्न जोन जो होता था ऊंचे टीला पर या चबूतरा नुमा स्थल पर बना होता था, और ये जो कॉमन मैन का एरिया था वो नीचे होता था। वेस्टर्न जोन फोर्टिफाई होता था या किले बंद होता था, और ये एरिया पूरब का एरिया ओपन होता था, मोहल्ला बस्ती की तरह होता था। ये भी पूरी तरह से एकदम सेटल था, चौड़ी सड़कें थी, नालियां थी, सब कुछ था, लेकिन ये किले बंद नहीं था। ये पश्चिम वाला किले बंद था। जैसे आज भी आप देखेंगे कि आप किसी एलिट सोसाइटी में जाइए, जैसे दिल्ली उल्ली में चले जाइए, जो पॉश इलाका है दिल्ली का, वो चारों तरफ से घिरा हुआ मिलेगा आपको। जैसे राजा लोग कैसे रहता था, मिडिल एज में राजा लोग चारों ओर से किला बंद, बीच में वो रहते थे ताकि कोई बाहर से आक्रमण न करे, और आम जनता जो होता था वो बाहर रहता था। लेकिन शहर में प्रवेश करना है तो वो किलाबंद प्राचीर से घुस करके आना होता था, जिसका बड़ा बड़ा दरवाजा होता था, जिसके ऊपर भी हथियार से लैस, असला से लैस सेना खड़ा होता था, नीचे भी खड़ा होता था, और किसी को प्रवेश करने से पहले कई तरह के जांच पड़ताल से गुजरना पड़ता था। सेम सिचुएशन यहाँ भी था। तो आम लोगों का मोहल्ला ओपन था और इन लोगों का मोहल्ला चारों तरफ से घिरा हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे शहर भी थे जो पूरे शहर को ही फोर्टिफाई कर दिया गया था, किले बंद कर दिया गया था। यानी कि अगर आप कालीबंगा में जाएंगे तो कालीबंगा के चारों तरफ ऐसे फोर्टिफिकेशन मिलेगा, यानी कालीबंगा शहर ही चारों तरफ से प्राचीर से घिरा हुआ है। ये बात हम बता रहे थे, ठीक है। इसी तरह से हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, अब हम बात करें कि कौन कौन से शहर के निचला इलाका या लोअर एरिया भी फोर्टिफाइड था। तो कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथा। देखिए अंकल बोले कल आ जाएगा। क्या गाड़ी में? कौन सा? और सॉरी कल वाला साइन एसपी 120। वो काहे के लिए ले रहा है? लोथल, सूरकोटड़ा, ये सब जो शहर था, ये इसका निचला टाउन भी या लोअर टाउन भी फोर्टिफाई था। शहरों में एक और अनोखी बात मिलता है हमको, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है, याद है आप लोगों को? एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, हम चाय पी लेते हैं। धौलावीरा के बारे में याद है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अनोखी बातों में से एक देखे ये। और अच्छा, एक और बात लिख लो शहरों के बारे में ही, फाइनल कमिटी स्टेटमेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर धौलावीरा था वो एक नहीं, दो नहीं, 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा तीन भागों में बटा हुआ था, 1, 2, 3। जैसे हम देखे थे कॉमन मैन का बस्ती है, एक एलिट या रिच लोगों का बस्ती है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये अपने आप में सवाल है कि पूछा जा सकता है कि कौन सा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3
यानी इसका मतलब यह है कि ये बहुत बड़ा शहर था और यहाँ पे अब 3 तरह के लोग हो गए थे, अपर क्लास के लोग या रिच लोग, मिडिल क्लास के लोग और पुअर क्लास के लोग। इसीलिए ये शहर 3 वर्गों में बट गया था। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अब डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया था, भेदभाव शुरू हो गया था, क्लास डिवीजन शुरू हो गया था, वर्ग विभाजन शुरू हो गया था। और धौलावीरा एक बहुत बड़ा शहर था। राखी गढ़ी के मिलने से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था धौलावीरा। और यहाँ पे स्टेडियम भी मिला है, प्लेग्राउंड स्टेडियम, खेल का स्टेडियम। आगे हम लोग करेंगे जब इन शहरों के बारे में एक एक बात जानेंगे कि क्यों, कौन सी शहर में क्या मिला है, अनोखी बात, जो एक हम लोग का अलग सीरीज होगा, अनोखी सिंधु घाटी सभ्यता की अनोखी बात। तो शहर और उसकी अनोखी बातों पे, ठीक है। इसी तरह से मोहनजोदाड़ो जो था, मोहनजोदाड़ो का जो सेफ्टी वॉल या सुरक्षा प्राचीर था वो ईंट के जगह पत्थर से बना हुआ था। ईंट के जगह पत्थर आप नहीं कह सकते हैं, सॉरी, मोहनजोदड़ो की नहीं, सूरकोटड़ा की। सूरकोटड़ा एक जगह है, हम लोग देखेंगे मैपिंग जब कराएंगे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैपिंग याद दिलाना हमको, किसी दिन मैपिंग कराएंगे कि कौन सा शहर कहाँ पे था, तो वो भी याद रखना है, तो उससे आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सूरकोटड़ा था, मेजर सिटी पे हम लोग उसका मैप स्टडी करेंगे। सूरकोटड़ा दरअसल ऐसा शहर था जिसका जो प्राचीर था, सेफ्टी वॉल, सुरक्षा प्राचीर, वो पत्थर से बना था, स्टोन से, न कि ईंट से बना हुआ था। तो ये कुछ विशेष बात है शहरों के बारे में। अभी शहरों के बारे में और भी बहुत सारी बातें करनी है जो हम लोग धीरे धीरे कर रहे आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हुआ एक कॉमन कैरेक्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑफ द टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की सामान्य विशेषता। अब दूसरी जो अनोखी बात है, यहाँ के जो ब्रिक्स या ईंट होते थे उसकी बात करते हैं। ईंट पे ये भी अपने आप में एक गजब का चीज था। गजब इसलिए था कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के सुतकागेंडोर में रहते हो या मांडा कश्मीर में रहते हो या दायमाबाद में रहते हो महाराष्ट्र, कश्मीर से महाराष्ट्र तक, और सूरकोटड़ा सिंध से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक, कहीं भी चले जाएंगे एक ही तरह का ईंट मिलेगा। सोचो कितना ये था। जहां का भी आपको ईंट लेना है उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये हड़प्पा संस्कृति का, हड़प्पा सभ्यता का ईंट है। इतना यूनिफिकेशन था जो अपने आप में आश्चर्य करने वाला था कि इतना, हाँ बोलो, इतना विशाल एरिया में रहने वाले लोग कैसे इतना स्टैंडर्ड बना के रखे हुए थे। आज हम लोग देखते हैं कि, हाँ बोलो, एक ही प्रकार का ईंट होता था। यानी कि इसका मतलब यह था कि पूरी तरह से कंट्रोल था, नियंत्रित था। यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब के सब पूरी तरह से एक तरह से मेजर्ड किया हुआ चीज आप यूज कर रहे हैं। जैसे आज भी देखो, आज हम हाइपर डेवलप हो गए हैं। आज ह्यूमन हाइपर डेवलप हो गया, इतना डेवलप हो गया कि धरती तो छोड़ो, मंगल तक पहुंच गया है, चांद तक पहुंच गया है। तब भी वेरिएंट मिलता है, अलग अलग मिलता है, लेकिन सरकार उसको बनाए रखने के लिए, जैसे कि आप देखेंगे कि अभी की जो सरकारें हैं, यूनिफिकेशन के लिए, एकीकरण के लिए हर एक व्यवस्था को एक मानक तय कर देता है कि भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो 1 किलो दूध लेंगे, 1 लीटर दूध लेंगे तो 1000 मिलीलीटर मिलेगा आपको। होता है ना, 1 किलो दूध लेंगे तो 1000 मिलीलीटर, 1 किलो आटा लेंगे देन कितना ग्राम, 1000 ग्राम। कहीं भी जाएंगे, अगर बटखारा लेने गए तो बटखारा का वजन चाहे केरल में लीजिए चाहे दिल्ली में लीजिए, दोनों जगह एक ही वेट का होगा। मानक है ना, कहीं भी।
तो ये मानक मेजरमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में था कि आप सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी चले जाइए, उसकी ईंट एक निश्चित लंबाई चौड़ाई की हुआ करती थी। क्या लंबाई चौड़ाई हुआ करता था? तो दरअसल 28 इंटू 14 इंटू 7, जिसको हम उसको 4 हम बता रहे हैं, वो एवरेज था, अनुपात। हाँ बता रहे हैं 28 28 इंटू 14 इंटू 7 का 28 इंटू 14 इंटू 7 यानी 1:2 अनुपात 4, 4:2:1 का अनुपात था। 28 सेंटीमीटर लंबा होता था, 14 सेंटीमीटर चौड़ा और 7 सेंटीमीटर मोटा होता था। कहीं भी ये रेशियो पूछा जाता है कि किस रेशियो का ईंट प्रयोग होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो 4:2:1 का। लंबाई 4 यानी 28 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 यानी 14 सेंटीमीटर और मोटाई 7 यानी 1 सेंटीमीटर का मोटा होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहीं का भी ईंट उठा लीजिए। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जुड़ाई का काम के लिए जिप्सम का प्रयोग होता था, जैसे आज भी सीमेंट जो बनाया जाता है। सीमेंट बनाने में किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है? लाइमस्टोन, जिप्सम, यही किया जाता है ना। उस समय भी गारा के रूप में जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। और मोहनजोदड़ो में तो एक बाथ टब मिला है, ग्रेट बाथ टब कहा जाता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, महान या बृहत स्नानागार। उसमें बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया है। बिटुमिन से उसको लेप लगाया गया है ताकि जल, उसका वाटर जो है लीकेज होकर के बाहर न निकले। तो जिप्सम और बिटुमिन्स का, सामान्यतः जिप्सम का प्रयोग किया जाता था, जिप्सम का। लेकिन मोहनजोदाड़ो में बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया है, ग्रेट बाथ टब में, बृहत स्नानागार में। बृहद स्नानागार ये एक तरह का स्विमिंग पूल है। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल। उस समय स्विमिंग पूल होता था। क्या था यह स्विमिंग पूल, क्यों बनाया गया था, हम लोग आगे बात करेंगे। उस पर हम लोग आगे विशेष करके बात करेंगे। तो ये बातें आपको याद रखनी है ईंटों के संदर्भ में, जो अनोखी था। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो 4 तरह का ईंट था। साइज स्टैंडर्ड होता था, लेकिन ईंट भी 4 प्रकार का होता था। एक होता था कि जो कच्चा ईंट होता था। 4 प्रकार का ईंट का प्रयोग किया जाता था। कौन कौन सा ईंट? स्टैंडर्ड यानी मेजरमेंट जो था वो एक ही था, लेकिन टाइप्स तो एक होता था कच्ची ईंट, कच्ची, दूसरा होता था पक्की। इस तरह की बात कर रहे हैं। सामान्यतः जो सुरक्षा प्राचीर बनता था, सेफ्टी वॉल, वो कच्ची ईंट का ही बनता था। सुरक्षा प्राचीर या सेफ्टी वॉल इसी का बनता था। चारों ओर से शहर को जब घेरना होगा तो कच्ची ईंट का प्रयोग किया जाएगा। चबूतरा बनाना हो, सड़क बनाना हो, चबूतरा यानी कि आप जो नहीं बनता है वो आप लोग देखे होंगे, उसको क्या कहा जाता है, चबूतरा को, ठीक है। चबूतरा, सड़क बनाना हो, इन सबों में आंख बंद करके मार देना कच्ची ईंट का प्रयोग किया जाता था सामान्यतः। कहीं कहीं पे पक्की ईंट भी हुआ है, लेकिन सामान्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में कच्ची ईंट का प्रयोग इसी के लिए किया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था, बता सकते हैं? एक ईंट होता था, एल शेप का ईंट, एल शेप का। एक होता था डिजाइन या उसमें अलंकार किया हुआ, डिजाइन विजाइन बनाया हुआ, अलंकृत, डिजाइंड ब्रिक्स, अलंकृत ब्रिक्स, अलंकृत ईंट। कहाँ कहाँ ऐसा प्रयोग होता था ये बता रहे हैं।
एक होता था आपका मेहराब, जानते हैं आप लोग मेहराब? अच्छा ठीक है, तो मेहराब नहीं देखना होगा, ठीक है। उसको कहा जाता है फन्नीदार, या आप कह सकते हैं कि जिगजैग शेप वाला, जिगजैग शेप का ईंट या फन्नीदार। ये इस तरह के अलग अलग तरह के ईंट होता था। साइज सबका एक डिजाइन होता था कि कच्ची ईंट का क्या साइज होगा, पक्की ईंट का क्या साइज होगा, एल शेप का क्या साइज होगा, वो सब स्टैंडर्ड फिक्स रहता था। सामान्यतः 1-2-4 का एवरेज होता था। अब मान लो, हाँ बोलो, एक तरह से ये देख लो, ये दरअसल डिजाइन के आधार पर या आप प्रयोग के आधार पर इसको ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, प्रयोग के आधार पर ये 5 प्रकार का होता था। 1 2 3 4 5। आप सोचो ना, कल्पना करो, आज हम लोग क्या करते हैं, हमको घर का कोना के पास करना हो तो ईंट को तोड़ करके ऐसे करते हैं, लेकिन उनके यहाँ बनाया ही जाता था। आज हमको डिजाइन करने के लिए चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, प्लास्तरा करके उस पर डिजाइन कर देते थे। ये लोग डिजाइन करने के लिए प्लास्तरा नहीं करते थे, ईंट ही डिजाइनदार बनाते थे। अब कुआं बनाना है तो कुआं के लिए फन्नीदार ईंट का प्रयोग किया जाता था। उस पे जो मेहराब बनता था, उस मेहराब बनाने के लिए इसका यूज किया जाता था। और मान लो कोई पवित्र स्थल है, पब्लिक प्लेस है, तो वहां पे डिजाइन ईंट का प्रयोग किया जाता था। अब देखो कहां कहां पे कौन कौन सा किस किस तरह का ईंट होता था। अब एक ये पूछा जा सकता है आपसे कि ईंटों का प्रयोग सामान्यतः जो होता था, 1 मिनट, सिंधु घाटी सभ्यता में सुरक्षा प्राचीर किस तरह के ईंटों का प्रयोग होता था। दूसरा पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामान्यतः घर बनाने में किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग होता था। तो घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। याद रखो, भवन बनाने में, बिल्डिंग बनाने में पक्की ईंट का प्रयोग, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस शेप का, किस आकृति का ईंट मिलता है। एल शेप में भी मिलता है, स्क्वायर में भी मिलता है, वर्गाकार मिलता है, आयताकार मिलता है, किस तरह का मिलता है। तो एल शेप का मिलता है और आयताकार भी मिलता है। तो एल शेप का भी मिलता है। एल शेप का क्यों बनता था, तो कोना बनाने में, दीवार का जो कोना होता है, जैसे आप ये कोना है, यहाँ पे किस तरह का ईंट लगाएंगे, तो यहाँ पे एल शेप का ईंट लगाया जाता था। एक हिस्सा ऐसे और एक हिस्सा खड़ा, फिर इधर से ईंट जोड़ दिया जाता था। जैसे आज हम लोग घर मकान बनाते हैं तो क्या करता है मिस्त्री, इधर से जाता है ईंट खड़ा करते हुए ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे ईंट को घुसाने के लिए गैप छोड़ देता है ये, और यहाँ पे एक ईंट को ला करके घुसा देता है, तो एल शेप बन जाता है। ये ऐसे नहीं बनाते हैं सिंधु घाटी, यहाँ के एक ईंट ही रख देते थे एल शेप का, इस डिजाइन का। हाँ, कुल 5 प्रकार का हमको मिलता है एल शेप का। ये कोना बनाने में, कॉर्नर डेवलप किया जाता था, कॉर्नर के लिए ये डिजाइन ईंट होता था, अलंकृत ईंट। ये अलंकृत या डिजाइन ईंट पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जिस पर डिजाइन किया गया है, कालीबंगा से सिर्फ मिलता था। और ये विशेष करके स्पेशली पवित्र स्थलों के निर्माण के लिए किया जाता था। जैसे कि मान लो अग्निवेदी बनाना है, फायर कुंड, अग्निवेदी, तो उसके लिए तो ये धार्मिक प्रयोजन में या रिलीजियस यूजेस में इसका यूज किया जाता था। जैसे कि आज भी हम लोग हवन करने के लिए कुंड बनाते हैं, तो उस तरह के प्रयोग में, इसीलिए ये कालीबंगा से सिर्फ मिलता है। और ये जो फन्नीदार है, फन्नीदार मेहराब बनाने में, मेहराब क्या होता है, तो जैसे आप देखे होंगे ये जो भवन है, भवन का जो ऊपर का एरिया है, आज हम लोग इसको ढलाई करके ऐसे बना देते हैं, पहले ऐसे नहीं बनता था, इसी को मेहराब कहा जाता है। ये 2-3 तरह का होता है। पहले हम लोग के यहाँ कैसे चलता था मेहराब,
तो हमारे यहाँ चलता था ऐसे, मान लो कोई भवन है, ये मिटा दें आप लोग, लिख लिए हैं, हाँ, अब मान लीजिए हम लोग पहले घर बनाते थे, तो ये दरवाजा है, तो हम लोग दरवाजा बनाने के लिए यहाँ पे साहतीर लगा देते थे, कोई लकड़ी या कोई भी ऐसा, और इसके ऊपर फिर ईंट जोड़ देते थे ऐसे, जिसको हम चौखट कहते हैं। इसके नीचे हम चौखट दरवाजा जो भी लगाना है अपना लगा देते थे ऐसे। तो ये साहतीर पद्धति कहलाता है। अब जो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे इस तरह से कैसे बनाया जाएगा, तो ये जो शेप है इसी को मेहराब कहा जाता है। मेहराब, ये साहतीर, ये मेहराब। तो इसके लिए एक विशेष किस्म का ईंट बनाया गया था, फन्नीदार, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है, ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह का। इधर का बनाना है तो उसको भी ऐसे ऐसे, इसी को कहा जाता है। ये मेहराब बनाने के यूज में होता था, प्रयोग होता था। तो सोचो जहां पे 5 प्रकार का ईंट अलग अलग तरह का भवन निर्माण करने के लिए, आज भी हम लोग इतने प्रकार का ईंट नहीं प्रयोग करते हैं। अब हम लोग ईंट के जगह पे टाइल्स ले आते हैं। इतना टाइप्स का ईंट हमको कहीं भी नहीं मिलता है जितने प्रकार का ईंट उस समय लोग प्रयोग करते थे। 5 तरह का, अलग अलग यूज के लिए अलग अलग तरह का ईंट। आज तो हम हर एक काम के लिए एक ही यूट्यूब, मंदिर बनाने के लिए भी, सड़क घर बनाने के लिए भी, पब्लिक प्लेस बनाने के लिए भी, सब जगह एक ही तरह का बस ईंट का यूज करते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ऐसे नहीं थे। ठीक है, सामान्यतः जो प्रयोग होता था वो पकी हुई ईंटों का ही प्रयोग होता था। कच्ची ईंट का प्रयोग बहुत कम होता था, और वो कार्यों में होता था जो सार्वजनिक कार्य है, जैसे सड़क बनाना हो, नाली बनाना हो, सुरक्षा प्राचीर या सेफ्टी वॉल बनाना हो, उन सबों में वो पत्थर ईंट का प्रयोग किया जाता था। समझ में आया? अब बाकी बातें हम लोग कल करेंगे कि यहाँ पे भवन कैसा होता था, घर कैसा होता था, कुआं कैसे होता था, नाली कैसे होता था। अभी हम सिर्फ टाउन के बारे में बात कर रहे हैं कि टाउन में कौन कौन सी अनोखी बातें थी जो ग्लोबल आइडेंटिटी रखता था। तो हमने देखा ईंट को, हमने देखा टाउन प्लानिंग को, हमने देखा सेटलमेंट पैटर्न को। ये 3 चीज देखे। कल हम देखेंगे बिल्डिंग कितने प्रकार का होता था, कुआं कैसा होता था, कहाँ कहाँ कुआं होता था, नाली कैसा होता था। ये सब अपने आप में सवाल है और अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे अन्नागार या स्टोर हाउस, ग्रेन स्टोर हाउस, अन्न रखने वाला भी जगह होता था, जिसमें उस शहर या उस गांव के लोग अपने अन्न को उत्पादन करके वहां पे रखते थे फॉर द पर्पस ऑफ क्राइसिस। अगर संकट आ गया किसी तरह का तो उस समय यूज करने के लिए। ठीक है, ये बातें हम लोग कल करेंगे, क्या है कि फिर आधे घंटे के बाद मेरा कहीं दूसरा जगह क्लास है, तो ज्यादा टाइम नहीं देंगे अब।